Hello everyone, welcome to Ed Sarthi. मेरा नाम लावण्या है and today we are going to discuss the very much awaited CDS 2023 का पेपर यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए। अब जब हमने CDS 2022 का पेपर डिस्कस किया तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया और ये भी हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स की डिस्कशंस की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव कम विद CDS, विल आल्सो कम विद मोर CAPF, NDA एक्सेट्रा। बट इसके लिए ना दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे अभी बता देना चाहती हूँ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। द फर्स्ट थिंग इज पीपल हैव बीन आस्किंग कि मैम पीडीएफ चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस समय कितनी पीडीएफ इकट्ठी करोगे, कितनी बार पीडीएफ को देखोगे, कितनी बार रिवाइज करोगे? भाई इनकी पीडीएफ चलो मान लो आपको दे भी दी मैंने, होगा क्या उससे? आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि भाई मेरे को पीडीएफ मिल गई है, उसके बाद आप वो पीडीएफ खोल के देखोगे भी नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूं कि चलो पीडीएफ टेलीग्राम पे अगर हमने फ्लोट कर भी दी, उससे बेहतर तरीका ये है कि जो भी टॉपिक्स यहां पर पूछे गए हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा गया और गदर पार्टी पूछी गई थी, फिर उससे 2023 में क्वेश्चन 22 में क्वेश्चन आ गया था। तो ये टॉपिक्स को आप करोगे नोट डाउन, है ना? सारा हार्डवर्क नहीं करना है, सारा हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको टॉपिक्स का एक लिस्ट मिलता जाएगा कि अच्छा ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, ये नया फैक्ट पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, है ना? तो अब ये चीजें जब पूछी जाएंगी तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ ये सीडीएस में पूछा गया था, थोड़ा सा मैं आइडिया लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। तो पीडीएफ का आंसर तो ये है। बाकी ये हम शुरू करते हैं सीडीएस 2023 की डिस्कशन। इट विल बी हेल्पफुल। सीडीएस 2023 में उतने मजेदार क्वेश्चंस नहीं आए जितने की सीडीएस 2022 में आए थे, है ना? बट मतलब थोड़े से थ्योरेटिकल की तरफ, थोड़े से मतलब जिसे कहते हैं ना रट्टा वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। बट फिर भी काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो स्टिक टू दिस टिल द एंड एंड यू विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर टॉपिक्स, ठीक है? चलिए, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी यूपीएससी की जो ये जर्नी है उसमें जाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं, है ना? तो जो वो बच्चे हैं उनको अपना फाउंडेशन रखना है। दे कैन गो फॉर आर आत्मनिर्भर 2024 का बैच, जिसमें कि आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, जिसमें हमारी 500 प्लस आवर्स की फाउंडेशनल क्लासेस होने वाली हैं। हम आपको बताएंगे, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कंवल सर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे फाउंडेशन में कवर करेंगे, मतलब सारी ही चीजें हैं। देन उसके बाद प्रीलिम्स के बाद वाला जो मेंस का कंटेंट होता है, जो एनरिचमेंट का होता है, आंसर राइटिंग का तरीका, वो हम 200 घंटों में कवर करेंगे। लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशंस होंगे हर वीकेंड पे। देन मेंटोरशिप सेशंस होंगे रेगुलर बेसिस पे। वरुण सर भी लेते हैं मेंटोरशिप सेशन, और फैकल्टीज भी लेती हैं, जैसे मैं भी कई सेशंस लेती हूँ, सिलेक्टेड ऑफिसर्स भी लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी आंसर राइटिंग के आलस को तोड़ने का जो तरीका है वो है लाइव आंसर राइटिंग सेशन। तो लाइव आपसे जूम कॉल पर हम फेस टू फेस वीडियो ऑन करके जो है हम आपको बोलेंगे कि आप लिखिए अपने आंसर्स को। फिर वीकली शेड्यूल असाइनमेंट डिस्कशन ये हो गया। आर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर, लॉजिकल गेसिंग, पीवाईक्यू डिस्कशन, मेंस प्रीलिम्स दोनों का। देन सीसैट फाउंडेशन भी इसमें इंक्लूडेड है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसका, आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। और इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट है 16,999, तो ये इसका कॉस्ट है। और अगर आपको इस पे 10% ऑफ चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए ही होगा, क्यों नहीं चाहिए होगा? तो आप ये LAV10 कोड यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट में से बिगिनिंग है इसकी, तो आप हो गए, आपके आसपास के कोई भी लोग हो गए जो एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं, प्लीज आई कैन वाउच फॉर दिस दैट यू विल बी थॉरो एंड क्रिस्टल क्लियर विद एवरीथिंग दैट यूपीएससी रिक्वायर्स। ऑनलाइन एजुकेशन का यही फायदा है दैट एवरीथिंग यू कैन गेट इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग, है ना? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। चलो डिस्कस कर लेते हैं आप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ स्टेट ऑफ इंडिया। अब 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी। इट इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, contains 3 of the 6 physiographic divisions of India and covers about 2.39% of total area of the country। 4 स्टेट्स का नाम दिया गया। अब यहाँ पे लिखा है ब्लू हिल्स। ब्लू हिल से हमारे नाम ध्यान में आएगा नीलगिरी, और हम भूल जाएंगे कि रेड रिवर क्या और कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
यहाँ पे द आंसर इज नॉट कर्नाटका, द आंसर इज नॉट आंध्रा, ठीक है, नीलगिरी वाला हिसाब नहीं है, एक्चुअल में द आंसर इज असम। ये बेसिक जीके का क्वेश्चन था, और कई बार ऐसे बेसिक से सवाल आ जाते हैं जो बिल्कुल जीके टाइप वाले होते हैं। बट अब लैंड ऑफ द ब्लू हिल्स एंड द रेड रिवर कौन सी है जी? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा द माइटी रिवर को रेड रिवर भी बोलते हैं। सो असम द लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स। क्लियर हो गया? टी गार्डन्स के लिए फेमस है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया पे सवाल भी आ चुका है 2022 में, तो असम रिमेन्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। Which of the following sets of states shares the boundary with तेलंगाना? बहुत ही बेसिक पॉलिटिकल मैप का क्वेश्चन है, और जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे याद आए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। तो इसका जो आंसर है ये है आपका डी, दैट इज छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो अब देखो, तेलंगाना हमारी सबसे रीसेंट बनी हुई स्टेट है। हालांकि तेलंगाना के बाद हमारी नई यूनियन टेरिटरीज बनी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख बना है, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दियो को कंबाइन किया गया है, बट तेलंगाना इज द मोस्ट रीसेंट स्टेट। सो तेलंगाना महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अपना आंध्रा और अपना कर्नाटका को टच करती है, ओडिशा को टच नहीं करती है। सो तेलंगाना इज लैंडलॉक्ड एज यू कैन सी। और तेलंगाना में प्रॉब्लम यही थी कि तेलंगाना के अगेंस्ट जो थे वो यही कह रहे थे कि एटलीस्ट थोड़ा सा कोस्टल एरिया तो हमें मिलना चाहिए। अभी फिलहाल तेलंगाना पूरी तरह लैंडलॉक्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए। थोड़ा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखते रहा करो, इससे क्या होगा ना कि कई बार पूछा जाता है कौन सी स्टेट से मैक्सिमम बाउंड्रीज टच करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये यूपीएससी में नहीं आएगा डायरेक्टली सवाल, बट देन तेलंगाना पे स्पेसिफिकली पूछा गया, तो तेलंगाना से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। Now Rani told her friends that last year she did boating in 4 different lakes, namely Loktak, Barapani, Koleru and Pulicat. Which of the following states did she visit? तो रानी की जो लाइफ है वो सबको जीने को मिल जाए तो क्या ही बात है, बट ये आपसे पूछ रहे हैं बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। आपको पता है लोकटक, सबको पता है ना, लोकटक है मणिपुर में, तो मणिपुर मणिपुर ये हट गया, तो आपके पास बचे 2 ऑप्शंस। इसके बाद आपको पता है बारापानी डेफिनेटली मेघालय में है। अब आपको कोलेरू और पुलिकैट का याद करना है। कोलेरू आपका आंध्रा में है, पुलिकैट आपका तमिलनाडु में है, तो आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, अब देख लो, लोकटक लेक जो है ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, एंड मणिपुर में है। इस पे अपना क्यूबल लमजाओ नेशनल पार्क भी है, और क्यूबल लमजाओ नेशनल पार्क में ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द फ्लोटिंग फुमड़ीज। ठीक है, ये लोकटक लेक के लिए फेमस है, एंड दैट्स व्हाट। उसके बाद जो अपना बारापानी लेक है उसका नाम उमियाम लेक भी है। ठीक, कॉमनली उसे बारापानी लेक बोलते हैं। मेघालय में है, मेघालय की लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में भी एक बार सवाल आया था, तो ये भी आ सकता है। नॉर्थ ऑफ शिलोंग, स्टेट ऑफ मेघालय में, क्रिएटेड बाय डैमिंग द उमियाम रिवर इन द अर्ली 1960s। आर्टिफिशियल लेक है दैट सर्व्स एज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, तो बारापानी उमियाम एक ही बात हो गई। आगे बढ़ो। रामसर साइट कोलेरू लेक इज सेट टू वेलकम अ मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स। तो कोलेरू लेक अपनी आंध्रा में है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, और रामसर साइट भी है। और पुलिकैट आपका दिख रहा है आपको, चेन्नई में है, बर्ड सैंक्चुरी है, एग्जॉटिक बैरियर ऑफ श्रीहरिकोटा है, इसरो ऑफ कोर्स श्रीहरिकोटा यू नो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? चल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो पहले बात तो ये याद रखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से होकर के जाता है ना। और उसके बाद आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स हमारी कम होंगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। तो हमारी 2 और 6 इसका आंसर है, 2 कोस्टल स्टेट्स, 6 लैंडलॉक्ड स्टेट्स। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो, गुजरात में जसदान से होते हुए, राजस्थान में कलिंजर, देन मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोहनाथ, झारखंड में लोहरदगा, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर, त्रिपुरा में उदयपुर, और मिजोरम में आपका चंफाई। तो याद रखना, असम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता, अरुणाचल से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता है। देखो, गुजरात, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ त्रिपुरा मिजोरम से होते हुए ही जाता है। और यहाँ पे कोस्टल स्टेट्स कौन सी हुई? सिर्फ वेस्ट बंगाल और गुजरात। क्लियर हो गया? बाकी 6 अपनी लैंडलॉक स्टेट्स हैं। चलिए, नाउ बेसिक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन? Rapid growth of aggregate demand outweighing supply, sluggish growth of aggregate demand,
रिडक्शन इन द मनी सप्लाई या फिर हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इन्फ्लेशन तभी होगा जब मनी सप्लाई जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के हाथ में बहुत पैसा होगा और वो स्पेंड करेंगे, या सप्लाई कम हो जाएगी चीजों की ड्यू टू सम रीजन और जितनी भी चीजें हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है किसी चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल मास्क की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, सैनिटाइजर्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि प्रीमियम सैनिटाइजर्स निकल के आने लगे थे, तो इन्फ्लेशन उन चीजों में देखने को मिलेगा एंड दैट इज व्हाई ए इज द आंसर। ठीक है जी, चलिए। Which of the following policies help to raise interest rate? जल्दी जल्दी करा रही हूं मैं, I'm not taking a lot of your time. Which of the following policies help to raise interest rate unambiguously and thereby lead to an appreciation of currency? ये tricky question था। अब देखो क्या है इसके options. Expansionary fiscal and monetary policy, contractionary fiscal and monetary policy, contractionary fiscal policy, expansionary monetary policy, या फिर contractionary monetary policy, expansionary fiscal policy. ऑप्शंस देख के दिमाग घूमना बहुत जेन्युइन है। अब देखो बेसिक्स याद रखो, मॉनेटरी पॉलिसी वो है जो आरबीआई करता है, फिस्कल पॉलिसी वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। सिंपल हो गया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है वो फिस्कल है, आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है वो मॉनेटरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हेल्प टू रेज द इंटरेस्ट रेट, यहीं पे रुक जाओ, रेज द इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है इसका मतलब कि हमें मार्केट से पैसा कम करना है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग जो हैं लोन कम लेंगे क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और लोग जो है सेविंग्स भी ज्यादा करेंगे क्योंकि सेविंग्स में एफडी का रिटर्न बढ़ गया है, तो लोग जो है जमा करने लग जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मनी सप्लाई रिड्यूस होगा। तो अब हमें जानना है कि क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने से होगी? नहीं, ये तो यहीं पे कैंसिल कर दो। फिर आएगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, चलो इसको हम अभी साइड में रखते हैं, ये पॉसिबल है। देन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो सकता, मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं हो सकता है। देन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ाएगा तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है कम नहीं बढ़ेंगे नहीं, वो कम होंगे। ध्यान से समझना। तो दो ऑप्शन आपके कट गए, अब बचा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अगर एक सिंपल हिसाब से जाओगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी सही है, बट इस केस में एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी सही है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से, तो रेज इंटरेस्ट रेट हो गया, thereby leading to appreciation of currency। भाई appreciation of currency तो तब होगी ना जब हमारी करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपरली यूज करेगी, है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को अच्छे से यूटिलाइज करेगी, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करेगी। अगर सरकार ने भी खर्चा करना कम कर दिया, बाहर से एफडीआई आना बंद हो जाएगा, बाहर से जो है लोग हमारी करेंसी में फेथ दिखाना बंद कर देंगे, तो यहाँ पे हालांकि ऊपर ऊपर से ऑप्शन बी सही लगता है, इसका आंसर एक्चुअली में डी है। तो डी आंसर है, याद रखना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा देख लेना अगर उसमें कोई डाउट है तो। The contraction of private investment spending due to deficit spending by the government is called what? Crowding out, crowding in, pump priming या फिर dumping। तो सिंपल सी बात है कि सरकार इतना ज्यादा खर्चा कर दे इकोनॉमी में कि सब कुछ ही सरकार कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट कंपनीज को। इसे बोलते हैं हम क्राउडिंग आउट, की सरकार बोल रही है कि हटो, क्राउड हटाओ यहां से, मुझे खर्चा करने दो, मुझे चलाने दो ये इकोनॉमी। पिछले साल कीनीशियन इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आया था, हमने डिस्कस किया था। इस बार जो है क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन पे आ गया। क्राउडिंग इन क्या होता है? जब सरकार पीछे हो रही है और प्राइवेट सेक्टर को आने की जगह दे रही है। आज की डेट में क्राउडिंग इन नहीं, क्राउडिंग आउट नहीं हो रहा है, क्राउडिंग इन हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जगह मिल रही है। सो आंसर इज ए। चलो, which among the following is are the objectives of नीति आयोग? Imposing policies on the states or UTs। पॉज कर लो, सोच लो क्वेश्चन, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी, पॉज करके अगर आंसर सोचना है सोच सकते हो। एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। अब देखो इम्पोजिंग पॉलिसीज, नीति आयोग तो थिंक टैंक है ना, कैसे इम्पोज कर सकता है? वन हटाओ तो दो ऑप्शन हट गए। एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, एलोकेशन ऑफ फंड तो फाइनेंस कमीशन भी नहीं करता है, नीति आयोग कहां से करेगा? वो तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये हटाओ।
Design strategies and long-term policies program for frameworks. Yes, this is the only thing that नीति आयोग does. और कोई ऐसे पावर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों होगा पावर? डी इज द आंसर. ठीक है. The computation of poverty in terms of monthly per capita consumption expenditure based on mixed reference period was recommended by which committee? This was definitely a medium to difficult question. लकड़ावाला, तेंदुलकर, दांडेकर या अलग? इससे क्या याद आया हमें? हमें याद आया हमें पॉवर्टी रिवाइज करना है. पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट हुई, दादा भाई नावरोजी से लेके रंगराजन कमेटी तक हमें रिवाइज कर लेना है. ठीक है. इसका आंसर तेंदुलकर कमेटी है, और जब आप रिवाइज करने जाओगे अपने नोट से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर कैसे आया. पूरा एक्सप्लेन करने पे मैं अभी नहीं जा रही हूं. चलिए. Which of the following is or are the submission or submissions of the National Skill Development Mission? Institutional training, overseas employment, leveraging the public infrastructure. तो देखो स्किल डेवलपमेंट मिशन है. स्किल डेवलपमेंट में मतलब हमें लोगों की स्किल्स बढ़ानी है ताकि उनको नौकरियां मिले. सिंपल सी बात है. तो हमें ऑफ कोर्स एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग देनी होगी. इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि बाप बेटे को पढ़ा रहा है और या कुछ सिखा रहा है और खत्म. हमें प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए कि भाई हमारे देश के लोग स्किल्ड कैसे होंगे. तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग तो है ही है. फिर हम जब स्किल्स देंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के लोग बाहर जाके भी काम करें, रेमिटांसेस दें, तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी है. और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा. ठीक है. जो भी स्किल्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर चाहिए, सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा. एंड दैट इज वाई 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. यूपीएससी इज गेटिंग वेरी स्मार्ट. 1, 2 एंड 3 को वो डी में नहीं लिखता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. ओके. Which of the following strategies is or are adopted for implementing the Poshan Abhiyan? Poshan Abhiyan healthcare से related question है. Intersectoral convergence for better service delivery and use of technology for real-time growth monitoring of women and children. बहुत ही generic statements हैं दोनों. पोषण अभियान हमारा healthcare पे dedicated है और दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं. पोषण tracker भी इंप्लीमेंट किया गया है जो कि ट्रैक करेगा कि न्यूट्रिशनल लेवल क्या है विमेन एंड चिल्ड्रन के. सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है. इजी क्वेश्चन, आई एम श्योर. चलो. Which of the following conditions is or are necessary for the issue of a writ of certiorari in India? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. सर्टियोरारी इन इंडिया. सर्टियोरारी मतलब आई सर्टिफाई कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. ठीक है. सो सर्टियोरारी का सिंपल सा ये है कि इट शुड बी अ जुडिशियल बॉडी. ठीक है. क्वाजाई जुडिशियल हो सकती है, जुडिशियल हो सकती है. सो देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी to determine questions affecting the rights of subjects and having a duty to act judicially. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट नहीं अप्लाई होगा, ये जुडिशरी के अगेंस्ट अप्लाई होगा. दिस इज करेक्ट. Such tribunal or officer has acted without jurisdiction. सर्टियोरारी का मतलब ही ये है कि हम देखेंगे कि भाई तुम किस jurisdiction में जजमेंट दे सकते थे और क्या तुमने उस jurisdiction को पार कर दिया है. कि टेररिज्म का केस था और तुम फैमिली कोर्ट हो और तुमने टेररिज्म के लिए जो है सजा सुना दी. तो कहां से सजा सुना दी? तुम्हारी कोई ऐसे jurisdiction थी कि नहीं थी, है ना. तो सी इज द आंसर. चलिए. Who among the following Chief Justices of India ordered the constitution of a special bench called Social Justice Bench? Justice H.L. Dattu, K.G. Balakrishnan, R.M. Lodha and Y.K. Sabharwal. देखो ये यूपीएससी में नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना पर्सनालिटी वाले, जो दूसरे एग्जाम्स के लिए मैं कह रही हूँ, उसमें सबसे फेमस जो पर्सनालिटी आपको दिखे मोस्टली वही आंसर होता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे एच.एल. दत्तू हैं और आर.एम. लोधा हैं, इनका जरूर आपने नाम सुना होगा दोनों का. तो यहाँ पे आंसर है ए, जस्टिस एच.एल. दत्तू. ठीक है. उन्होंने सोशल जस्टिस बेंच बनवाया था. मैंने यहाँ पे उनका थोड़ा सा लिख दिया है कि कौन रहे हैं और कैसे किस तरीके से काम हुआ है. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी रहे हैं, एंड ही सर्व्ड फॉर नियरली 14 months. काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है ये. ही हैड सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट एज वेल. तो सोशल जस्टिस बेंच उन्होंने बनवाया था. ठीक है. चलिए. Who among the following is the author of the book बंदी जीवन? बंदी जीवन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है. हमें पता है सचिन सान्याल जी ने लिखी थी, पर ये चारों ही पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. कहीं ना कहीं यूपीएससी के दिमाग में चल रहे हैं
रास बिहारी बोस, वीर सावरकर, अरुणा असफ अली, सचिंद्रनाथ सान्याल। रास बिहारी बोस पे क्वेश्चन भी आया था गदर पार्टी से रिलेटेड 2022 में, रिमेंबर। चलिए, in the election held in 1937, in which two provinces, was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party? 1937 के इलेक्शंस हुए थे, 1939 में रिजाइन कर दिया था। दो प्रोविंसेस ऐसी थी जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस नहीं थी। वो कौन सी दो प्रोविंसेस थी? देखो, पार्टीशन जहां हुआ वहीं पे ज्यादा चांस है ना कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, है ना, ज्यादा चांस तो वहीं पे है। तो यहाँ पे द आंसर इज पंजाब एंड सिंध, दैट इज योर ए। पंजाब और सिंध दोनों में ही कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं हो पाई थी। ये सीधा सीधा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है और इसीलिए कुछ रिसोर्सेज पे रिलाय करते रहना चाहिए। इवन ये बंदी जीवन वाला क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रम से आपका सॉल्व हो जाएगा, एक रीडिंग से सॉल्व नहीं होगा जी, मल्टीपल से ही होगा। Okay. Consider the following statements. After forming the Indian National Army, Subhash Chandra Bose recruited a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in the Japanese camp and introduced a women detachment after Rani of Jhansi. अब अगर आप ओवरथिंकर हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या जापानीज कैंप भी था, क्या सिंगापुर में भी तो उन्होंने कुछ किया था, क्या था सीन, क्या था, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का जब जिम्मा उठाया, ठीक है, रास बिहारी बोस जी से, तो बहुत क्लियर हो गया था कि ही वॉज वेरी अग्रेसिव अबाउट INA एंड ही डिड नॉट हैव फेथ इन महात्मा गांधीज मेथड्स। सो सुभाष चंद्र बोस जी विल ऑलवेज रिमेन रेलिवेंट, नेताजी बोला जाता था उनको। Now, which one of the following pairs denoting various forms of bhakti is not correctly matched? नॉट पे ध्यान रखना, मैं बार बार बोलती हूँ, यूपीएससी ने हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया है कि नॉट को वो हर बार इटैलिक्स में और बोल्ड में करेगी। कल को ऐसे ही मजाक मजाक में जो है ये सीधा भी नोट कर सकती है, ठीक है। सगुन, बिलीफ इन गॉड्स विद एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल है ना, जैसे मीराबाई थी सगुन, भक्ति सेंट थी वो। निर्गुण, बिलीफ इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, जैसे गुरु नानक देव जी थे, विदाउट एट्रीब्यूट्स। अलवर्स, बिलीव इन डिवोशन ऑफ शक्ति। देखो, शक्ति जो है इट इज द फीमेल गॉडेस, शी इज द फीमेल गॉडेस एंड एक्चुअली अलवर्स जो थे वो विष्णु जी के भक्त थे, तो शक्ति नहीं। नयनर्स जो थे वो शिवाजी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। एंड मैं हमेशा कैसे याद दिलाती हूँ कि नयन, नयन माने आंखें, और शिव जी के बारे में क्या बोला जाता है कि शिव जी की जब तीसरी आंख खुल जाएगी तो दुनिया जो है भस्म हो जाएगी। सो नयनर शिव भक्त हैं और अलवर जो है वो विष्णु भक्त है। तो सी इज द रॉन्ग वन ओवर हियर। Which two rivers flow in the region between Gulbarga and Vijayanagar, Hampi? नर्मदा गोदावरी, महानदी गोदावरी, कावेरी पेरियार, कृष्ण तुंगभद्रा। देखो, डेक्कन की बात करो, मिडाइवल इंडिया की बात करो, बहामनी सल्तनत है ये नर्मदा बह रही है, ये आपका विजयनगर एम्पायर है, तुंगभद्रा बह रही है। जब विजयनगर एम्पायर की बात करते हो तो तुंगभद्रा दोआब के पास ही में उसको बसाया गया था, उसके नॉर्दर्न साइड में आपका बहामनी था, आपस में लड़ते रहते थे ये लोग। सो कृष्ण तुंगभद्रा जो है इट इज द आंसर। तुंगभद्रा आपको दिख गया, ऑप्शंस बहुत ही इजी थे, तो यू कुड हैव इजीली अराइव्ड एट दैट। पिछले साल कृष्णदेव राया से दो सवाल आए थे, इस बार राया से नहीं आए, तो किसी ना किसी तरह लोकेशन से आ गए। पर विजयनगर एम्पायर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन बहामनी रिमेन्स इंपॉर्टेंट। Which of the following is the only paramilitary force with a dual control structure? अब ये ना CDS बेस्ड क्वेश्चन है, तो यूपीएससी में मत एक्सपेक्ट करो इसको, बट फिर भी इसका आंसर है असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट इज ऑल्सो अंडर द इंडियन आर्मी, तो ये डुअल कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन ये आपका यूपीएससी में बहुत कम चांस है पूछा जाएगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। Now, which one of the following is an ethnic community of Assam? भील, गोंड, अहोम आदि। अब देखो, अगर आपने असम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, असम ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है, तो आपको पता है कि असम में हिस्टोरिकली एक अहोम किंगडम हुआ करता था, तो उसी बेसिस पे आप इसको अहोम कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था, और इससे आपको याद आता है कि अहोम्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाइयां लड़ी थी वो इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी के दिमाग में चल रही हैं, ठीक है, लिख लो इसको। चलो, चीतास ब्रॉट फ्रॉम नमीबिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? सुपर इजी क्वेश्चन, हम सबको पता है कुनो नेशनल पार्क इसका आंसर है, बट चारों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पाए जाते हैं। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोरस,
केलोदो नेशनल, क्यूबुल लमजाओ, अभी मणिपुर की हमने बात की थी। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, कूनो तो इंपॉर्टेंट है ही एमपी में। चलिए, अनफॉर्चुनेटली एक और अफ्रीकन चीता की डेथ हो चुकी है, बट देयर हैव बीन सम कब्स आल्सो हु हैव बीन बोर्न। चलिए, who among the following is not a recipient of the Nobel Prize in Physics in 2022? अब देखो ये अगेन यहाँ पे सीडीएस में जो सवाल आया है वो नाम को लेकर आया है, जो यूपीएससी में सवाल आएगा वो कॉन्सेप्ट को लेकर आएगा। आंसर हियर इज क्लॉस हैसलमैन, इनको नहीं मिला, बाकी 3 लोगों को मिला है। चलिए, Nobel Prize in Physics for 2022 was awarded to John F. Clauser, Alan Aspect, and Anton Zilliger for their work in quantum mechanics by the Royal Swedish Academy of Sciences. भाई देखो, जब भी क्वांटम लग जाएगा ना आजकल किसी के भी नाम के आगे, तो ऑटोमेटिकली दे आर वर्किंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर वर्किंग फॉर द फ्यूचर, कि भाई क्वांटम, अब सुपर कंप्यूटर्स का भी जमाना गया, क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना आने वाला है। सो दैट इज वाई दे विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क इन एनीथिंग दैट इज क्वांटम। चलो, Vicky told his friends about his visit to Stewart Island, Bay of Plenty and Hawke Bay. Which country did Vicky visit? थोड़ा बहुत current affairs में था. The answer here is New Zealand. Don't expect these questions in UPSC, but still ये जो जगहें हैं किसी ना किसी मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट शायद आ जाए। तो स्टुअर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, हॉक बे, तीनों ही न्यूजीलैंड में है। ठीक है जी, देखो स्टुअर्ट आइलैंड मैंने दिखा दिया आपको, कीवीज हैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। चलिए, मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली। कौन कौन सी साइट्स वो विजिट करेगा? देख लो ऑप्शंस। इसमें आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे, दिल्ली हैज बिन, जिसे कहते हैं दिल्ली को कई बार उजाड़ा गया है और कई बार बसाया गया है। तो आज की डेट में दिल्ली में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टूम, तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, तो सी इज द आंसर। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट जरूर लगा दी है जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा बिहार भी है, फिर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है सांची, सांची स्तूपा हो गया एक्सेट्रा, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क भी है जी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनफॉर्चुनेटली, यस एग्जैक्टली 2611, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इससे सवाल पहले आ चुका है, सेंट जेवियर्स पे सवाल आया था रिमेंबर, ढोलावीरा अ हरप्पन सिटी, ढोलावीरा से सवाल आ चुका है, एलिफेंटा केव्स पे सवाल आ चुका है, एलोरा केव्स पे सवाल आ चुका है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था गुजरात जीतने के बाद, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, चोलास पे तो सवाल आता ही आता है, राजराज चोला, राजेंद्र चोला, कितने सवाल आते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, विजयनगर। देखो मतलब ये आपको एक पूरा ना आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस दे रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, तो ये ध्यान रखना। महाबलीपुरम पल्लवाज, मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडक्कल, देन हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है ना राजपूतों के, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक है जी, चलिए और क्या है, हुमायूंस टूम तो है ही है, जयपुर है, राजा जय सिंह, काकतीय रुद्रेश्वर, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, महाबोधि टेम्पल हो गया बोध गया में, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रानी की वाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट, रेड फोर्ट हो गया, भीमबेटका, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ताजमहल, ऑफ कोर्स ताजमहल। चलिए और क्या है भाई, पूरा देख लो एक बार। ले कॉर्बूसियर, इससे कल को क्वेश्चन आ जाए तो सरप्राइज मत होना, जो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है वो हम क्यों ना रिकॉग्नाइज करें। जंतर मंतर, विक्टोरियन गॉथिक एंड सन टेम्पल, ये हो गया अपना। उसके बाद नेचुरल साइट्स हैं अपनी 7, मिक्स तो एक ही है, कंचनजंगा हमें पता है। नेचुरल साइट में क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा हो गया, केलोदेव नेशनल पार्क हो गया, मानस हो गया, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, सुंदरबंस एंड वेस्टर्न घाट्स। याद रखना, बहुत इजी टू रिमेंबर है ये, मैंने आपके लिए सारे रीड कर दिए ताकि आपको माइंड में कहीं ना कहीं मेरी आवाज गूंजती रहे। मिक्स साइट एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए, what will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from west to east? ऐसे सवाल कभी कभी यूपीएससी भी पूछ लेता है, जैसे पूछा था कि कौन सा लैटिट्यूड जो है वो सबसे पास में है, बैंगलोर एंड दिल्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या तो क्वेश्चन था वो, बट हियर द आंसर इज योर डी। कानपुर सबसे लेफ्ट में आएगा, फिर प्रयागराज आएगा, फिर पटना आएगा, भागलपुर जो है सबसे ईस्ट में आएगा। ठीक है, भागलपुर से एक यूपीएससी टॉपर भी थे, शुभम कुमार थे शायद, वो भागलपुर से ही थे, इफ आई कैन रिमेम्बर।
Which one of the following states has the longest extension in north south direction? यूपीएससी आपको बोल रहा है कि भाई पूरा दिन इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, कभी इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख लो। पूरी दुनिया जो है हमारा पॉलिटिकल मैप डिस्ट्रॉय करने पे लगी हुई है। एटलीस्ट हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता हो हमारा पॉलिटिकल मैप क्या है। तो लॉन्गेस्ट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कौन सी स्टेट जाती है? वो स्टेट है आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में डाउट रहता है लोगों को, तो एक बार यहाँ पे देख लो। देखो नॉर्थ साउथ में देखो छत्तीसगढ़ का इतना एक्सटेंट है, उड़ीसा का इतना एक्सटेंट है, तो उड़ीसा थोड़े से छोटा पड़ जाता है। ठीक है, चलिए देखो तेलंगाना पे सवाल आ गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा तीनों पे सवाल आ गया। तो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है ना, तेलंगाना तो चलो फिर भी डेवलप्ड है, बट अंडर डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं उन पे डेफिनेटली सवाल आते ही आते हैं। Which of the following states or UTs is not among the top 5 in the performance grading index published by the Ministry of Education for the year 2020-21? देखो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी समझो। अब वहां पे जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसका जो एजुकेशन मॉडल है वो अप्रिशिएट होता है, कई लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में हमेशा टसल चलती रहती है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई निकाल रहा है इंडेक्स, वो भी एजुकेशन पे, तो क्या दिल्ली उसमें टॉप 5 में हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीटी ऑफ दिल्ली इज नॉट अ पार्ट ऑफ टॉप 5 ऑफ एजुकेशन। थोड़े पॉलिटिकल चीजें भी समझो, बी दैट स्मार्ट। चलो ये करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? Tomb of Sand written by Gitanjali Shri is the first book originally written by any Indian language to win the International Booker Prize. ये बिल्कुल सही बात है, recent happening है, important है। Tomb of Sand is the first novel translated from Hindi to be given an International Booker Prize. ये भी बात सही है। और कल को इंटरनेशनल बुकर प्राइज पे अगर आपको सवाल आए तो ज्यादा सरप्राइज मत होना, क्योंकि हमारे लिए बड़ी बात है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज में हमारी एक बुक जो है वो जीती है, नॉमिनेट नहीं हुई है, जीती है। ठीक, सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के साथ साथ वॉरविक प्राइज फॉर विमेन इन ट्रांसलेशन भी जीता है फॉर इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, हिंदी में नाम है रेत समाधि। ठीक है, Which one of the following is a measure that can be used by the government for combating inflation? Basic question है, let's see. Inflation यानी महंगाई बढ़ रही है, कैसे कम करोगे? Increasing the non-planned expenditure on defense, police, etc. Inflation already ज्यादा है, अगर आप expense increase करोगे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। Not correct. Providing more subsidies on exports. Not correct. Increasing the rate of interest on savings and fixed deposits and reduction in the cash reserve ratio. Reduction in cash reserve ratio मतलब लोन लेना बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगे, एंड फाइनली लोन ज्यादा होंगे, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। तो ये आपका आंसर है कि सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट बढ़ा दो, लोग अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, बी नहीं है इसका, सी है, याद रखना। ठीक है, बी नहीं है इसका, सी है, जस्ट रिमेंबर। ओके, sustained decrease in the general price level is called what? डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, रिसेशन, क्या बोलते हैं इसको? भाई स्टैगफ्लेशन आपको पता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन होता है, तो यानी इंक्रीज इन प्राइस होता है, डिक्रीज इन प्राइस नहीं होता है। डिवैल्यूएशन करेंसी के टर्म्स में यूज किया जाता है, और रिसेशन जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। डिफ्लेशन इज द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, इजी क्वेश्चन, चारों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, which one of the following indicators is included in the National Multi-Dimensional Poverty Index? देखो National Multi-Dimensional Poverty Index और Multi-Dimensional Poverty Index is different. तो National Multi-Dimensional Poverty Index में जो है आपका years of schooling is an important indicator जो यूज किया जाता है, बाकी तीनों नहीं किए जाते। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि आपको लगेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो पक्का पॉवर्टी इंडेक्स में यूज की जाती ही होगी, बट एक बार इंडेक्स यहाँ पे देख लो पूरा अच्छे से। ये देखो क्या क्या इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, समझो। न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो हमसे पूछा गया था, स्कूल अटेंडेंस, और ये सारी जो चीजें हैं ये आपका एजुकेशन है, ये आपका हेल्थ है, और ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या पूछा जाता है? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद बैंक अकाउंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है। चलिए, ठीक है, एक बार देख लेना इसके जो भी मेजर्स हैं। ठीक है, the unemployment that occurs due to changes in the technology or in demand for particular products is called what?
देखो यहां से शुरू करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो इसको। कुछ कुछ टाइम में ये रिपीट होता रहता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है ना जब मतलब आपको कुछ ऐसे डिफरेंट करना है, आपका स्किल सेट बदल रहा है या मार्केट की डिमांड बदल रही है, वो जो फ्रिक्शन आता है कि मेरे पास जो स्किल्स हैं वो मार्केट के पास अवेलेबल नहीं है जॉब के लिए, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बट ये जो बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और किसी पर्टिकुलर डिमांड की प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है कि भाई पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल के ऊपर डाउट था और इसमें आपको बेसिक्स रिवाइज करने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिवाइज करने हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली करेक्ट। कई जगह एम्स भी नए बन रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। भाई इम्यूनाइजेशन तो इंद्रधनुष के अंदर हो रहा था ना, इंद्रधनुष के अंडर हो रहा था ना ये तो फिर यहाँ पे कैसे आ गया? इम्यूनाइजेशन इज नॉट द गोल। ऑग्यूमेंटिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये इम्यूनाइजेशन वर्ड ही बचा सकता था, क्योंकि जैसे ही आपने इसको हटाया तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सही आंसर तक पहुंच गए ऑलमोस्ट, या तो 1 ओनली या 1 in 3 ओनली, तो 50-50% का हिसाब आपने रीच कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था इससे, तो वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। Who among the following political leaders suggested that dissolution of Indian National Congress as a political organization and its replacement by a Lok Sevak Sangh? देखो यहां तक अगर आता ना तो कोई कंफ्यूज नहीं होता कि महात्मा गांधी जी ने तो बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है, आजादी मिल गई, कांग्रेस खत्म, पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए ही नहीं। ये लोक सेवक संघ बोल के सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आंसर अभी भी एम के गांधी ही है। सो वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सभी पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स गांधी जी पे सवाल ना आए ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। सो सी इज द आंसर। Which one among the following departments or authorities is not under the Ministry of Home Affairs? Department of States, Department of Official Language, National Authority Chemical Weapons Convention and Department of Jammu Kashmir Ladakh Affairs. तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज होम मिनिस्ट्री के अंडर है, स्टेट्स ऑफ कोर्स स्टेट्स का ध्यान होम मिनिस्ट्री रखती है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स भी होम मिनिस्ट्री ही देखती है। हैज बीन वेरी मच इन न्यूज। बाय कैंसिलेशन यू कैन अराइव एट द थर्ड वन। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, बट कई बार ऐसे आ जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? इतने मजेदार क्वेश्चंस नहीं लगे मुझे जितने 2022 के आए थे। ठीक है, सो पता नहीं यूपीएससी का मूड क्या है, देखते हैं। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी का मूड क्या है, इसीलिए हम सारे एग्जाम्स के साथ रेडी हो सकते हैं। क्लियर? Who among the following is given discretionary powers under the 5th schedule of the Constitution to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled areas? देखो 5th schedule है हमारा, उसमें 10 स्टेट्स के अंदर अभी शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। अगर किसी स्टेट में ट्राइब्स हैं और वहां पे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी है, तो किसके पास ये पावर होनी चाहिए? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब some level of autonomy, some level of special treatment, some level of special categories being given. तो ये या तो गवर्नर करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल का कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। आंसर हियर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना ये चीज कि ऐसा एरिया जहां पे शेड्यूल एरियाज नहीं है पर शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, उनके लिए अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी है, वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स आल्सो इन एनी स्टेट्स हैविंग शेड्यूल ट्राइब बट नॉट शेड्यूल एरिया। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए। Which of the following states or UTs are included in the Northern Zonal Council? आपको इसमें मैंने एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप जोनल काउंसिल रिवाइज कर लो। ठीक है, होम मिनिस्टर इज द हेड, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड ऑफ जोनल काउंसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका तो खैर आंसर इज बी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली।
यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं आते, पर जोनल काउंसिल से जरूर सवाल आ सकता है। क्लियर? चलिए, the notion of kinship projected by the Kushan rulers is best evidenced through which of the following? Their identification with deities, grants to religious institutions, inscriptural panegyrics या फिर coins and sculpture. देखो, the notion of kingship projected by Kushan rulers. कुशान जो थे इंडो ग्रीक्स थे और उन्होंने अपने आप को भगवान की तरह पोर्ट्रे करना शुरू किया था और उन्होंने अपने कॉइन्स पे और अपने स्कल्पचर पे, कॉइन्स पे जो है भगवान एक साइड पे बने होते थे, दूसरी साइड पे कुशान रूलर्स बने होते थे, दोनों को कंबाइन करके जो है ये उन्होंने करना शुरू किया। फिर स्कल्पचर, स्कल्पचर भी वो बहुत ही डिवाइन तरीके से बनाते थे। कुशान के अंदर कौन से दो स्कूल थे? मथुरा स्कूल था और अपना जो ग्रीक वाला गांधार स्कूल था, है ना, गांधार स्कूल था। तो दोनों में ही काफी अच्छा खासा डीटिफिकेशन होता था। तो या तो आपको डाउट होगा आइडेंटिफिकेशन विद डीटीज पे या तो फिर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स पे, बट एक्चुअली में कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स अभी ऑफिशियल की नहीं आई है, बट कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स शुड बी यूज्ड ओवर हियर। क्लियर हो गई ये बात? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following were referred to as the theories in ancient India? Respected women, elder nuns in Buddhism, and women denied the भिक्खुनी status या women expelled from the Buddhist संघा। तो इसका सिंपल सा आंसर है थेरीज बोला जाता था एल्डर नन्स को। बुद्धिज्म में एल्डर नन्स को थेरीज बोला जाता था। थेरी गाथा, थेरी गाथा कथा उनकी जो थेरी थी, जो एल्डर रिस्पेक्टेड नन्स हुआ करती थी। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। Which member of the Servants of India Society founded the सेवा समिति at Allahabad in 1914? श्री राम बाजपेयी जी, हृदयनाथ कुंजरू, एस जी वाजे, श्रीनिवास शास्त्री। भाई देखो यहाँ पे अगर एच एन कुंजरू लिखा होता ना तो आप फिर भी थोड़ा सा पहचान जाते। उन्होंने लिखा हृदयनाथ कुंजरू ताकि आपको थोड़ा फेमस पर्सनालिटी भी फेमस ना लगे। तो यहाँ पे आंसर इज हृदयनाथ कुंजरू। बट श्री राम बाजपेयी जी, हृदयनाथ कुंजरू जी, एस जी वाजे और श्रीनिवास शास्त्री चारों ही पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यूपीएससी के माइंड में कहीं ना कहीं चल रही है। ठीक है, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। First Anglo-Maratha War was concluded by which one of the following treaties? ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वाटगांव या फिर ट्रीटी ऑफ सालबाय? सबसे पहली एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाय से। एंग्लो मराठा वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पूरा डिटेल है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आपका जो है ले लिया। हाँ बस दो बहुत है, जस्ट रीड इट। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ये। सारी एंग्लो मराठा वॉर आप स्पेक्ट्रम से रिवाइज कर लेना एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए। नेम द बैटल इन विच ट्रैवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741? बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, कोलाचेल, पोलिलोर, चंगसनेरी। इसका आंसर तो बैटल ऑफ कोलाचेल है, बट चारों ही बैटल्स इंपॉर्टेंट हो गई। डच इंपॉर्टेंट हो गए, ट्रैवनकोर के किंग मार्तंडा वर्मा इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, सब इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई यूपीएससी शायद यहां से पूछ सकता है। ठीक है, डच एज अ colonial power. चलिए, in which one of the following revolts did the Koya and Konda tribal chiefs rise against the local overlord from a Mansabdar family? देखो, एक पिक्चर आई थी आरआरआर, है ना, आरआरआर पिक्चर आई थी और आरआरआर पिक्चर जो थी वो इंडिया के कॉलोनियल पास्ट के बारे में थी, है ना, हिट भी बहुत हुई। आरआरआर थी रंपा रिबेलियन 1922-1924 के बारे में। अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो, आरआरआर इतनी हिट हुई, इतने सारे गाने हिट हुए, तो आप रंपा रिबेलियन के बारे में जानोगे। आप जानोगे कि रंपा रिबेलियन इस समय तो हुआ ही हुआ, बट रंपा रिबेलियन 1880 में भी हुआ। और यहां पर आते हैं कोया और कोंडा ट्राइबल चीफ्स जिन्होंने लोकल ओवरलॉर्ड्स और मनसबदार फैमिली के अगेंस्ट फाइट किया। दो इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, द आंसर हियर इज ए। तो रंपा रिबेलियन के बारे में आप पढ़ लो। पहले तो ये 1879 वाला, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मद्रास प्रेसिडेंसी की बात है। एंड रंपा रिबेलियन 1920 वाला पार्ट 2 ऑफ रंपा रिबेलियन जिसपे आरआरआर बनाई गई है।
RRR is a fictional story based on the life of tribal freedom fights Alluri Sitaram Raju and Komaram Bhim. Alluri Sitaram Raju जी का नाम आप सब जानते हैं. He was a revolutionary. He led the Rampa rebellion against the British Raj. So Rampa rebellion will always remain important. चलो जी, ये सुपर इजी क्वेश्चन था. कौन से गैसियस प्लैनेट्स हैं? पॉज करके देख लो. आंसर बहुत ही सिंपल है आपका, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न. जहां भी मार्स है उसको कैंसिल करना है. मार्स इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. ठीक, सुपर इजी क्वेश्चन. इतना इजी यूपीएससी में आ जाए तो क्या ही बात है. चलो सॉइल टाइप पे, ज्योग्राफी. सॉइल कंटेन वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तीनों ही चीजें हैं इसमें. कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. यानी ये फर्टाइल सॉइल है ना. एंड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. खादर सॉइल, भंगार सॉइल, तेराई बेल्ट, किससे रिलेटेड एज है? ये है एलुवियल से रिलेटेड. ठीक है जी. तो आपको ये तीन ऑप्शन, ये इजी क्वेश्चन था. ठीक है. ब्लैक अगर होता तो कहीं ना कहीं सेल्फ फ्लोइंग वगैरह वो सब लिखा होता. लेटराइट होता तो इनफर्टाइल लिखा होता. एरिड होता सॉल्टी लिखा होता. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स साफ साफ बता रहे भाई फर्टाइल सॉइल है, एज के हिसाब से डिवाइड होता है. भाबर, खादर, है ना, वो सारी चीजें. तो यहाँ पे एलुवियल इज द आंसर. इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू विच स्टेट्स. अब इंडस इतनी माइटी रिवर है, पूरा पाकिस्तान इंडस रिवर चला रही है. तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जहां पंजाब वाली जो बाउंड्री है, राजस्थान वाली बाउंड्री पाकिस्तान से लगी हुई है, क्या इंडस रिवर राजस्थान को फीड नहीं करेगी? क्या कुछ पार्ट उसका हरियाणा में नहीं फीड करेगा? हिमाचल में तो करेगा ही करेगा, पंजाब में करेगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में करेगा ही करेगा. सो आंसर हियर इज डी. ठीक है जी. चलिए, Which one of the following statements about Solicitor General of India is not correct? ठीक है, पढ़ लो. उसके बाद आते हैं जो नॉट करेक्ट पूछा है. सबसे ज्यादा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ठीक है, ये आप सबको बेसिक है, पता होना चाहिए. अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है. क्लियर हो गई बात? चलिए, सॉलिसिटर जनरल रिवाइज कर लेना, अटॉर्नी जनरल रिवाइज कर लेना. Which one of the following committees does not have members from the राज्यसभा? देखो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे बार बार सवाल आता रहता है. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इतना सवाल नहीं आता, बट इंपॉर्टेंट है. एस्टिमेट्स कमेटी, ये तीन कमेटी है मेन कमेटी. और कमेटी ऑन वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. एस्टिमेट कमेटी इज द कमेटी जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. कमिटीज रिवाइज कर लेना और ये चारों तो रिवाइज कर ही लेना. ठीक है, चलिए. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. क्या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पॉज करो, थिंक अबाउट द आंसर. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट. ऐसा कैसे हो सकता है भाई? प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आप मिनिस्टर का पद आपको छोड़ना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ए इज द इनकरेक्ट वन. सुपर इजी क्वेश्चन. सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम विच डेट? तो आपको दो ही डेट्स में डाउट होना चाहिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त. ऑल्दो 26 नवंबर से भी डाउट हो सकता है. 24 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है सो कॉल्ड. बट यहाँ पे द आंसर इज एक्चुअली 26 जनवरी 1950 व्हेन वी एक्चुअली बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. ठीक है, चलिए. अब आते हैं थोड़े से वेग क्वेश्चंस, जिसके लिए थोड़े से ना नोट्स बना लो कि ये टर्म्स हैं, ये सीडीएस में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं. राय गज केसरी और दाया गज केसरी वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो यही टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, कभी पूछ लेता है यूपीएससी. ये एक्चुअली काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे विजयनगर, गजापति और राष्ट्रकूट तीनों ही डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रिवाइज करना. ठीक है, ए इज द आंसर. काकतीय यहां से पढ़ लेना, मैं आपको दे देती हूँ स्क्रीनशॉट लेने का स्पेस. ठीक है, चलो. Location of the musical inscription containing groups of musical notes arranged for the benefit of pupils by a king in the 17th or 18th 7th और 8th century. भाई किंग कौन था नहीं पता, क्या था कुछ नहीं पता, बस चार चीजें ले लिए. इसमें से आपने सिर्फ उत्तर मेरूर का नाम सुना है, पर उत्तर मेरूर आंसर नहीं है. आंसर है कुदुमिया मलाई. कुदुमिया मलाई इज द आंसर. बट ये चारों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं. ये चारों ही का क्या कॉन्टेक्स्ट है आपको पता होना चाहिए. उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन फेमस है, अदरवाइज कुदुमिया मलाई के बारे में आप पढ़ना और ये चारों ही चीजें करना. देखो,
मेरा काम है ना आपके लिए चीजें थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना, आसान कर देना। इस लेक्चर के बाद आपके पास कुछ 15-20 टॉपिक्स की लिस्ट होगी जो आपको रिवाइज करनी होगी, सीडीएस का पेपर आपका डन हो जाएगा। तो प्लीज उतना एफर्ट मारना। इस वीडियो के बाद आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपने रैंडम वाले फैक्ट्स देख लिए, यूपीएससी का दिमाग किस तरफ चल रहा है थोड़ा सा आइडिया लग गया। सो जस्ट मेक दैट काइंड ऑफ एफर्ट, ठीक है। दस्तक किसे कहा जाता था? सुपर इजी क्वेश्चन, दस्तक कहा जाता था ट्रेड परमिट को। क्लियर होगी बात? चलिए, दादनी सिस्टम किससे रिलेटेड था? टेक्सटाइल वॉरफेयर, पेमेंट टू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू करेक्शन। देखो दादनी सिस्टम जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट कई बार याद नहीं रहता है। अब पूछ लिया यूपीएससी ने तो अब माइंड में रहेगा। ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड एक सिस्टम है दादनी सिस्टम। तो देखो दादनी सिस्टम के बारे में देख लो। इट वॉज अ फेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूज्ड टू एंगेज लोकल मर्चेंट्स टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम द मार्केट। और एक मतलब पूरा सिस्टम था कि किस तरीके से हमें बाइंग एंड सेलिंग करना है टेक्सटाइल से रिलेटेड। सो दिस वाज द दादनी सिस्टम। अच्छा, कननगाहली आर्कियोलॉजिकल साइट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कननगाहली आर्कियोलॉजिकल साइट यूपीएससी में एक ऑप्शन की तरह पहले आ चुका है। दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे अशोक की इमेज पाई गई है, सम्राट अशोक की इमेज पाई गई है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले भी यूपीएससी इसको ऑप्शन में दे चुका है। ये भी बिल्कुल सही है कि ये भीम रिवर के साथ में है। और ये कननगाहली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन 1st एंड 3rd सेंचुरी सीई, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और कननगाहली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, समझो इस बात को, नोट डाउन कर लो। देखो ओके, कननगाहली के बारे में, हाँ, excavated antiquities lying in an open area for last 20 years, कननगाहली ASI site in कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये रिमेन्स हैं जो एज इट इज जो है पड़े हुए हैं, इनको किसी ने प्रिजर्व नहीं किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी इन न्यूज। एंड ASI has now come up with a plan for conservation of the site at a cost of 3.5 crore, और इसीलिए ये important हो जाता है। ठीक है, very badly it has been maintained, so that is very sad. अच्छा, volcanoes के बारे में क्या करेक्ट है? Strength of a volcano is measured by volcanic explosive index. हाँ, ये करेक्ट हो सकता है, ऑल्दो हमें पता नहीं है करेक्ट है या नहीं, बट हो सकता है। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। फिलीपींस का हमें पता है, व्हाट अबाउट आइसलैंड? Volcanic soils are rich, deep and fertile, allow intensive agriculture to take place. हमारा डेक्कन प्लेट्यू एक वॉल्केनिक सॉइल ही है एंड इट इज डेफिनेटली वेरी फर्टाइल, सो द आंसर इज हियर डी, तीनों ही सही हैं। क्लाउड टाइप, they are born through convection, only cloud type that can produce hail, thunder and lightning. They are a large cauliflower shaped towers often known as एनुअल टॉप्स। तो ये एक बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्ट्रैटोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, सिरोक्यूमुलस या फिर निम्बोस्ट्रैटस। आंसर है आपका यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस। सबसे मोटा क्लाउड, सबसे ज्यादा भारी क्लाउड, भारी भरकम क्लाउड, काले रंग का क्लाउड इज द क्यूमुलोनिम्बस। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड आप रिवाइज कर लेना, यूपीएससी 2022 में भी सवाल आया था टाइप्स ऑफ क्लाउड पे। ठीक है जी, चलिए। Which of the following Indian states has the longest coastline? Easiest question of the paper, क्योंकि सबको पता है गुजरात की longest coastline है। ठीक है, चलिए। विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर एंड दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। ये यूपीएससी ने भी इस तरीके से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर प्लांट, इधर उधर ऐसे वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। सो आंसर हियर इज दी, विशाखापट्टनम इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर एंड दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। सिंपल, ठीक है, चलो। Okay. There is an increase in forest cover area of India between 2011-2021. There is a decrease in forest cover area during the same period. किन तरीके की फॉरेस्ट में? सो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन है, काफी डिटेल क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी एक आईएसएफआर से सवाल आया था। यहाँ पे द आंसर इज आपका बी, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में कमी देखी गई है और एक स्पेशल फीचर था, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बट आई स्टिल सजेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को डेफिनेटली रिवाइज आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए। Which one of the following is not a part of Article 51 of the Constitution of India? क्या Article 51 DPSP है या फंडामेंटल ड्यूटी है? Of course it is a DPSP. So DPSP में यहाँ पे यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स
फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है हमारे डीपीएसपी में। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ऑल्दो इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का कहीं नाम नहीं है। तो यहाँ पे सी आंसर हो गया। ठीक है, पॉज करके ना आंसर सोचा करो। With respect to Batudars, which of the following statements are correct? They were village servants and artisans. They were employed by individual peasant family and they existed in the medieval Deccan and Maharashtra. अब देखो, बातूदार्स के बारे में आपको बेसिकली सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट पकड़ना है। They were employed by individual peasant family. देखो peasant family बातूदार को कैसे एम्प्लॉय कर सकती है, वो खुद पेजेंट फैमिली है। सो दे वर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस, दे एग्जिस्टेड इन द मिडाइवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। आपको सेकंड को एलिमिनेट करना है। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है इन मिडाइवल इंडिया द टर्म बातूदार इज यूज्ड फॉर व्हाट, तो दे वर विलेज सर्वेंट्स एंड दे वर आर्टिसंस। ठीक है, चलिए। Which one of the following viceroys was the first to officially shift his council to Shimla इन समर सीजन? शिमला को क्या बोलते हैं? समर कैपिटल बोलते हैं, है ना। कॉलोनियल आर्किटेक्चर भरा पड़ा है वहां पे। तो यहाँ पे जॉन लॉरेंस वाज द वन जिसने सबसे पहले शिमला में अपना कैपिटल शिफ्ट किया समर्स के टाइम पे। माजे विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, ये किसकी लिखी गई किताब है? ये है नारायण सूर्वे जी की लिखी गई किताब। बट ये चारों ही पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, नारायण सूर्वे, अमोल पालेकर, बालचंद्र नेमादे और नरेंद्र जाधव। प्लीज लिखते रहो ये टॉपिक्स। आई एम स्टिल रिमाइंडिंग यू, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 नंबर बचा के जाएंगे ये टॉपिक्स, सो प्लीज रिमेंबर टू राइट देम। Who among the following found the Hindu Dharma Sabha in the 19th century? The answer to this one, what is the answer to this one? It's Radhakanta Deb. But हमारा चारों ही पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हो गई। राधाकांत देव, राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन, है ना। सिमिलर पर्सनालिटीज बार बार पूछते रहते हैं वो लोग, बोलते रहते हैं कि भाई इनके बारे में पढ़ो, हम चाहते हैं कि तुम इनके बारे में जानो, तो इसीलिए मैं भी चाहती हूं कि आप इनके बारे में जानिए। ठीक है जी, चलिए। ओह वी आर डन, पता भी नहीं चला मुझे कब ये चीज डन हो गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी बेनिफिट मिला हो। इस बार पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, इतने मजेदार क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े थ्योरेटिकल की तरफ जा रहे थे। आई होप कि यूपीएससी सीएसई में ये वाला पैटर्न देखने को ना मिले। बट एनीवे, सीडीएस के पेपर से हमें जो भी सीखना था हमने सीख लिया है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आत्मनिर्भर के बारे में मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ, 16,999 का कॉस्ट है, और अगर आप LAV 10 यूज करते हैं यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग दूसरे पेपर के डिस्कशंस लेकर आऊंगी, आपको टॉपिक्स बताऊंगी और आपको ये रिमाइंड कराती रहूंगी कि प्लीज इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।